सबसे पहले हमें ये समझना है यार किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आप यूनिट टेस्ट की बात करो या हाफ ईयरली की बात करो। प्लस करना है माइनस करना है वो भी तुम्हारे को पता होना चाहिए। अब वो क्वेश्चन साइलेंट है, अब ये नहीं पता हमने कैश में खरीदा है या उधार पर खरीदा है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्लास 11th का हमारा फर्स्ट वीडियो है ये, ठीक है। तो पहला प्रैक्टिकल चैप्टर आपकी अकाउंट्स के सिलेबस में अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। तो आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो यार कॉन्सेप्ट वीडियो बेस्ड क्लास रहने वाली है, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा और साथ साथ एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे हम गलतियां करते हैं, अभी तुम स्टार्ट करोगे ना तुम्हें रियलाइज होगा यार काफ़ी जगह हमें लगता है हमने सही किया है लेकिन आंसर मैच नहीं होता, ठीक है। तो क्या गलतियां हम करते हैं, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, वो सारे मैं तुम्हारे को बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टीएस ग्रेवाल बुक का एक एक क्वेश्चन मैंने एक तो 2024 के एडिशन का ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, न्यू एडिशन के आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, इसके बाद से स्टार्ट होंगे। और अगर आपको न्यू एडिशन के सॉल्व्ड सॉल्यूशन चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, बुक के सॉल्यूशन, टीएस ग्रेवाल की बैक एक्सरसाइज मैं पूरी सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स की कर दिए, तो वो नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर आपको आना होगा और वहाँ से फ्री डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो चैप्टर की हेडिंग हमने लिख दिया अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन। तो एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो बैलेंस शीट इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, मतलब बुक में, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये तुम्हें याद करनी होगी यार, और इसको याद करने का ना इसके पीछे कुछ वो एज सच लॉजिक नहीं है जो मैं तुम्हें दूंगा, वैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चैप्टर को सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल चैप्टर सॉल्व करना है, तो हमारे को इक्वेशन याद करनी है कि एसेट्स की वैल्यू किसके बराबर है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमेशा एलएचएस और आरएचएस इक्वल होंगे। जो लेफ्ट साइड पे लिखा होगा नंबर, वैल्यू, अमाउंट, वो इक्वल होगा राइट साइड पे लिखी हुई अमाउंट्स के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हम गलती करते हैं। कैपिटल के ना बहुत सारे नाम है बुक में, हर बार ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैपिटल की जगह कुछ और टर्म भी यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज कर सकता है? ओनर्स इक्विटी, फिर नेट वर्थ, इंटरनल लायबिलिटी और नेट एसेट। मतलब या तो ओनर्स इक्विटी बोले या कैपिटल बोले, बात एक ही है, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी बोले या कैपिटल बोले, बात एक ही है, ठीक है। नेट वर्थ बोले, नेट एसेट्स बोले, कैपिटल बोले, बात एक ही है। मतलब एक ही चीज़ को ना कई नाम दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में वो कैपिटल की जगह ना नीचे वाले नाम के बाद अमाउंट लिख देगा, तो फिर हम सोचते हैं यार ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ नहीं आता उस टाइम। तो तुम्हें इसलिए मैंने यहाँ जितने भी नाम थे जिस पे क्वेश्चन बन सकता है वो सारे तुम्हारे को बता दिया। तो जल्दी से यार स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं भाई। तो सबसे पहले हमें ये समझना है यार किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आप यूनिट टेस्ट की बात करो या हाफ ईयरली की बात करो। दो ही तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। एक होगा इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन कौन सी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो हमने अभी अभी देखी थी। तो इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। साथ साथ बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे करते हैं मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि अभी नई नई क्लास हमारी स्टार्ट हुई है और वो एकदम से ये क्वेश्चन डाल देते हैं बैलेंस शीट का। और टर्म 1 में, हाफ ईयरली में बैलेंस शीट किसी चैप्टर में नहीं सिखाएंगे, जर्नल में, लेजर में कहीं नहीं सिखाएंगे। इस चैप्टर में मैं तुम्हारे को बता दूंगा अभी इसी वीडियो में। इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, तुम्हें मैं बैलेंस शीट भी बता दूंगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मतलब बेसिकली अकाउंट्स का ही क्वेश्चन होता है, लेकिन सॉल्व ऐसे करते हैं जैसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक, कोई फॉर्मेट नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, वैल्यू डाली, आंसर निकाला, खत्म, ठीक है। अच्छा, तो ये तो होगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद ना हमारे को कुछ चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। एक होता है प्रीपेड, और फिर तुम्हारे पास टर्म आएगी अक्रूड, और फिर आएगी एक रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड। ये चार टर्म्स ऐसी हैं जो हमारे को क्वेश्चन में आती है और पूरी अकाउंट्स में आती है। तो इसको स्किप नहीं करना कि अभी इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इसी चैप्टर में, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में ये टर्म तुम्हें 11th में भी आएंगी, 12th में भी आएंगी, ठीक है। और अगर आगे करोगे तो आगे भी ये टर्म्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है कि खर्चा देना है लेकिन हमने पे नहीं किया, ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। ये लाइन याद करो, साथ साथ बोलो भी और याद करो, ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, और प्री पेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, पहले ही पैसे हमने दे दिए, ठीक है। मैं तुम्हें भी एग्जांपल्स देता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। और आउटस्टैंडिंग टर्म और प्रीपेड टर्म हमेशा एक्सपेंस की रेफरेंस में लिखते हैं। हमेशा एक्सपेंसेस के बाद जब करेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग कभी भी इनकम नहीं होगी, कमाई आउटस्टैंडिंग नहीं होगी,
प्रीपेड कभी भी कमाई नहीं होगी। ये दोनों टर्म्स किसके रिस्पेक्ट में, किसकी रेफरेंस में लिखेंगे हम लोग, एक्सपेंसेस की रेफरेंस में लिखेंगे, ये चीज़ समझना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है मुझे पे करना तो चाहिए, मैंने पे नहीं किया। जैसे मान लो मकान मालिक को रेंट देना था 1 तारीख को, मैंने नहीं दिया, मेरे को देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया, तो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। मेरे को अपनी शॉप पे अपने एम्प्लॉय को, दुकान में अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी महीने के एंड में, मैं नहीं दे पाया किसी रीज़न से, आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी तो चाहिए थी लेकिन नहीं दी, ठीक है। तो ये होता है आउटस्टैंडिंग का मीनिंग। प्रीपेड का मतलब क्या, पेड इन एडवांस, मतलब पहले पैसे दे देना। मकान मालिक को रेंट पहले ही दे दिया, अगले महीने का रेंट इस महीने दे दिया, सैलरी एम्प्लॉय को इस महीने की भी दे दी, अगले महीने की भी दे दी, तो जो अगले महीने की दी है वो होगी प्रीपेड सैलरी। पहले ही पैसे जमा करा देना, रिक्वायर्ड नहीं था, अभी देने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हमने दे दिए, तो क्या बोलेंगे, पेड इन एडवांस या प्रीपेड। आई समझ। तो ये दोनों चीजें किसके रेफरेंस में यूज होगी, हमेशा खर्चों के, एक्सपेंसेस के। अक्रूड और अनअर्न्ड हमेशा किसके रेफरेंस में यूज होगी, इनकम के, ठीक है। तो मीनिंग पता होना चाहिए किसकी रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो अक्रूड क्या होता है, अक्रूड का भी मैं यहाँ पे मीनिंग लिख देता हूँ, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो अक्रूड का मीनिंग है अर्न्ड बट नॉट रिसीव। देखो कमा तो लिया लेकिन पैसे नहीं मिले। सपोज करो तुमने अभी जैसे वेकेशन चल रही है, समर वेकेशन है, या कभी पास में तुमने मान लो कहीं पर काम किया, इंटर्नशिप करी, तुमने काम किया, उन्होंने बोला भाई जब आपकी इंटर्नशिप पूरी होगी हम आपको कितने पैसे देंगे, 10,000 रुपये देंगे, मतलब तुम्हें 10,000 मिलने इंटर्नशिप पूरी होने के बाद। सपोज करो इंटर्नशिप पूरी होगी, तुमने पूरा महीना भाई मेहनत करी, काम करा, तुम्हें पैसे अब नहीं मिले, तो क्या मतलब है, तुमने कमा तो लिया लेकिन पैसे नहीं मिले, बाद में मिल जाएंगे, 1-2 महीने बाद आ जाएंगे, कंपनी बाद में दे देगी। तो ये मीनिंग होता है अक्रूड का, ठीक है, कि कमा तो लिया पैसा लेकिन कैश की फॉर्म में अभी नहीं मिला, मतलब बाद में मिल जाएगा, ठीक है। हम इसका मीनिंग है कि बाद में मिलेंगे पैसे। रिसीव्ड इन एडवांस अनअर्न्ड, मान लो तुमने कहीं पर ज्वाइन ही किया अभी और पहले दिन ही सैलरी आ गई, तो अब क्या हो गया, पैसा पहले ही आ गया, कमाया थोड़ी, अनअर्न्ड मतलब अभी कमाया नहीं है लेकिन कैश की फॉर्म में पहले ही पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। जैसे रेंट मान लो मुझे मिलता है, रेंट मान लो मुझे मिलता है, तो किराएदार ने पहले दिन ही पूरे साल का रेंट दे दिया, तो अब मैं उसको कुछ कह थोड़ी, उसका पूरा साल उसको मेरी प्रॉपर्टी में रहना पड़ेगा ना, मतलब वो आराम से रहेगा ना, पूरा साल पैसे नहीं देगा क्योंकि उसने पहले ही पैसे दे दिए। रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। सबका नेचर तुम्हें पता होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग का नेचर होता है लायबिलिटी, प्रीपेड का नेचर होता है एसेट, ठीक है, अक्रूड का नेचर होता है एसेट, और रिसीव्ड इन एडवांस पैसा रिसीव कर लेंगे तो इसका नेचर होता है लायबिलिटी, ठीक है। क्यों ऐसे है मैं वो भी बता देता हूँ, तो सारा तुम्हारे को पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट वगैरह। तो लायबिलिटी इसलिए क्योंकि भाई देखो अभी पैसे नहीं दिए तो बाद में देंगे, जब भी दिमाग में कर्जा आ जाए ना, कर्जा आ जाए या नेगेटिविटी आए कि भाई बाद में देना, थोड़ा मूड ऑफ होता है ना, किसी को पैसा देना पड़ रहा है तो मूड खराब हो रहा है, तो आउटस्टैंडिंग यानी कि कर्जा, तो लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब कर्जा, मुझे किसी और को पैसा देना है, और जब पैसा कहीं से आना होगा, पैसा आना होगा बाद में, तो एसेट, ठीक है। तो प्रीपेड क्या है कि मैंने अब यहाँ पे पैसा आ नहीं रहा, प्रीपेड में पैसा मेरे पास फ्यूचर में आएगा नहीं, मैंने पहले जमा करा दिया, तो ये एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि बाद में मुझे वहाँ पर बस पैसे नहीं देने, बस एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि मैं अब आराम से बैठूंगा, भाई अगले महीने का किराया दे दिया तो अब मेरे को अगले महीने कोई चिंता नहीं है, तो उस सेंस में हमने इसको क्या बोल दिया, एसेट बोल दिया। अक्रूड का मतलब है काम कर लिया लेकिन पैसे नहीं है, तो फ्यूचर में पैसा आएगा, कर्जा नहीं है, कर्जा होता है पैसे देना, तो फ्यूचर में पैसा आएगा, एसेट। रिसीव्ड इन एडवांस पहले ही पैसे ले लिए तुम्हें, तो अब यहाँ पे देखो लायबिलिटी इसको क्यों मानते हैं, पैसे मिलना हम तो खुश हो जाते हैं कि भाई किसी ने एडवांस दे दिया, जितनी भी दुकानदार लोग होते हैं वो कस्टमर को बोलते हैं एडवांस दे दो, वो खुश हो जाते हैं भाई एडवांस मिल गया। लेकिन हम लोग अकाउंट्स में हम लोग ये समझेंगे कि अगर कहीं से एडवांस आ रहा है तो हो सकता है कस्टमर अपना ऑर्डर कैंसिल कर दे, पैसा वापसी करना पड़ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं, भाई कई बार लोग कहते हैं हम पैसा वापसी नहीं करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है पैसा वापसी करना पड़ जाए, ठीक है। या तुमने एडवांस लिया, जो माल बेचना था वो माल ही नहीं है तुम्हारे पास, तुमने एवं लालच में पैसे पकड़ लिए, तो पैसे तो वापसी फिर करने पड़ेंगे ना। तो लायबिलिटी मतलब देयर इज अ चांस कि हमें पैसे वापस करने पड़े, ठीक है। तो ये मीनिंग था इन टर्म्स का, और इनका क्या इफेक्ट होता है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे वो आप पढ़ेंगे इसके बाद। तो अभी जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, तो यार एक टेबल बना के दे रहा हूं तुम्हारे को, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले। जैसे ही ये कंप्लीट करूंगा इसको एक तो समझना है तुमने और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेना या रजिस्टर पे नोट डाउन करना। काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, चैप्टर में ना
इन टर्म्स की जैसी ट्रांजैक्शन आती है ना तो गलती हो जाती है। तो कब क्या करना है वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें बता दिया आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मतलब क्या है कि कोई खर्चा होगा, एक्सपेंसेस के लिए होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस या प्रीपेड, सेम चीज प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड कमीशन, सब कुछ प्रीपेड भी हो सकता है। देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा ड्यू। ड्यू मतलब क्या, आइडियली हमें वो चीज पे करनी चाहिए थी, क्या अब उसकी ड्यू डेट आ गई। ड्यू डेट का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम लोग ट्यूशन जाते हो अगर शाम में, तो ट्यूशन की एक ड्यू डेट होती है फीस जमा कराने की, कि मंथ की बिगनिंग में कराता है कोई, किसी की डेट 25 होती है, किसी की 20 तारीख होती है, किसी की मंथ एंड पे होती है। तो ड्यू डेट मतलब जिस दिन तुम्हें आइडियली पैसे देने चाहिए, ठीक है। या ड्यू डेट मतलब अगर ट्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो ऐसी डेट जिस दिन उसको आइडियली पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। ये मतलब होता है ड्यू डेट का, कि क्या हमें पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उस दिन, मतलब रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि मुझे खर्चा पे तो करना चाहिए था लेकिन मैं पे नहीं कर पाया, तो ड्यू डेट आ चुकी है ना, तो इसका आंसर है यस, कि ड्यू डेट आ चुकी है, कि ड्यू डेट आ चुकी है, ठीक है। प्रीपेड का मतलब है कि अभी पैसे मांग नहीं रहा कोई, मैंने पहले ही एडवांस दे दिया, तो अभी ड्यू डेट नहीं आई। मान लो तुमने अपनी ट्यूशन की फीस इस महीने के साथ साथ अगले 3 महीने की भी दे दी, तो अभी मांगी ही नहीं जा रही, ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने एक्स्ट्रा फीस दे दी, तो उसको जो आने वाले महीनों की फीस दे दी उसको बोलेंगे प्रीपेड, इस महीने वाली को प्रीपेड नहीं बोलेंगे। तो ड्यू डेट अभी नहीं आई, मतलब पहले एडवांस में पैसा जमा करा दिया। अक्रूड का मतलब है कमा तो लिया लेकिन पैसे नहीं मिले। आइडियली क्या पैसे मिलने चाहिए, तुमने कहीं पर काम करा तो तुम्हें तनख्वाह मिलनी चाहिए, तुम्हें पैसे मिलने चाहिए। अक्रूड का मतलब है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो लिया लेकिन पैसे नहीं मिले, तो आइडियली क्या होना चाहिए था, ड्यू का मतलब है आइडियली क्या होना चाहिए था, तो आइडियली हमें पैसे मिलने चाहिए, तो ड्यू डेट यहाँ पर आ चुकी है। अनअर्न्ड और रिसीव्ड इन एडवांस का क्या मीनिंग है, अनअर्न्ड मतलब कमाया नहीं है, ठीक है, लेकिन पैसे आ गए, तुम्हारे पास पैसे आ गए लेकिन तुमने कमाया नहीं है, तो आइडियली क्या तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, पैसे तुम्हारे पास तब होने चाहिए जब तुम काम कर दो, सर्विस प्रोवाइड कर दो। पहले ही पैसे आ गए तो हो सकता है वो वापसी करने पड़ जाए अगर हम काम ना कर पाए, तो यहाँ पर ड्यू डेट आ गई है, तो ड्यू डेट यहाँ पर नहीं आई, तो ड्यू डेट का मीनिंग पता होना चाहिए। अब ये क्यों समझा रहा हूं भाई, इसको समझाने का पर्पस ये है कि कैपिटल पर इफेक्ट तभी पड़ता है अगर ड्यू डेट आ गई हो चीज की, तो तभी कैपिटल पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। अब प्लस करना है या माइनस करना है वो हमें सिंपल है, खर्चा है तो माइनस है, फायदे की चीज है तो प्लस है। जैसे आउटस्टैंडिंग क्या है, खर्च है, तो इसको क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे कैपिटल में से, ठीक है। अब प्रीपेड क्या है, खर्च है, लेकिन ड्यू डेट ही नहीं आई तो कैपिटल में से कुछ माइनस नहीं करेंगे, नो चेंज, ठीक है। किस चीज का कैपिटल पे इफेक्ट है, अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते टाइम की मैं बात कर रहा हूं। खर्चा है तो माइनस करेंगे लेकिन प्रीपेड को कैपिटल में छेड़ेंगे भी नहीं क्योंकि ड्यू डेट नहीं आई है, इसीलिए ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, ठीक है। अक्रूड क्या है, इनकम है, फायदे की चीज है, तो कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो इसको प्लस कर देंगे कैपिटल में, ठीक है। अनअर्न्ड को कैपिटल में प्लस करना चाहिए लेकिन अभी ड्यू डेट ही नहीं आई, तो इसको कैपिटल में कुछ नहीं करेंगे, तो नो चेंज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टर्म का तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए, ड्यू डेट का मीनिंग पता होना चाहिए, कैपिटल में कब इफेक्ट करना है कब इफेक्ट नहीं आएगा वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, प्लस करना है माइनस करना है वो भी तुम्हारे को पता होना चाहिए, लाइक सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। ये टर्म किससे एसोसिएटेड है, ये टर्म किससे एसोसिएटेड है, सारी चीजें तुम्हारे को भाई अच्छे से मैंने बताई हैं। इसको रजिस्टर में ड्रॉ करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल राइट, तो भाई एक नया टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे ना हम लोग गलती क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन में ना हमें ट्रांजैक्शन दी होती है कि भाई सामान खरीदा एक बंदे ने, मतलब हमने कहीं से गुड्स खरीदे, अब वो क्वेश्चन साइलेंट है, अब ये नहीं पता हमने कैश में खरीदा है या उधार पर खरीदा है, कैश में खरीदा या उधार मतलब क्रेडिट में खरीदा, तो अब ये क्वेश्चन साइलेंट है। तो आपने इसको कैसे समझना, देखो एक सिंपल तरीका मैं समझाता भी हूँ, एग्जाम्पल भी दे दूंगा। ऑल राइट, तो एजम्पशंस जो आपकी रहने वाली है ना वो बेसिकली रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये, लेकिन मैं समझाऊंगा भी कि अगर नेम नहीं गिवन, क्वेश्चन में पार्टी या क्लाइंट का नेम नहीं गिवन, हमने कहाँ से सामान खरीदा कुछ नहीं पता, तो मान के चलेंगे क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। और अगर नाम गिवन है, पार्टी का या क्लाइंट का नेम गिवन है, किससे सामान खरीदा, नाम गिवन है, तो हम मान के चलेंगे उधार पे खरीदा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो तुम अपने घर से, ठीक है, 100 रुपये का कुछ सामान लेने गए, चॉकलेट लेने गए या चिप्स लेने गए, कुछ तुम लेने गए पास की दुकान से, ठीक है, 2-4 गली दूर दुकान से तुम कुछ सामान लेने गए। अब ये एग्जांपल सुनना, अगर वहां पर तुम शॉपकीपर को पैसे दे दो, 100 रुपये हैंड टू हैंड दे दो, हाथ के हाथ पैसे दो, सामान लो, क्या शॉपकीपर तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा या नहीं पूछेगा? अगर तुमने हैंड टू हैंड पैसे दे दिए और सामान ले लिया, क्या वो तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा? उसे इंटरेस्ट होगा जानने में तुम हो कौन,
ठीक है, तो वो नहीं पूछेगा क्योंकि तुमने पैसे दे दिए, सामान ले लिया। तो जब नाम नहीं गिवन है, नाम नहीं पूछ रहा दुकानदार तुमसे, तो क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं, जैसे तुम सामान लेने गए, तुम पैसे ले जाना भूल गए, लेकिन अब जल्दी है, तुमने भैया को बोला भैया मेरे को ये वाला सामान दे दो, पैसे मैं बाद में देता हूँ, ठीक है, या देती हूँ। तो शॉपकीपर पूछेगा ना भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा एड्रेस क्या वो तुम्हें जानता है या नहीं जानता, तुम्हारा नाम पूछेगा, क्योंकि उसको बाद में ये तो पता हो ना किससे पैसे मांगने हैं। तो उधार की ट्रांजेक्शन जब होती है तो सामने वाले से उसका नाम पूछा जाता है, उसकी पहचान पूछी जाती है। तो जब नाम गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में, तो उधार क्रेडिट, नाम नहीं गिवन है तो कैश। आई बात समझ में? क्योंकि अगर तुम नकद पैसे देते हो, किसी को नहीं जानना तुम कौन हो, पैसे दो, मान लो, घर जाओ, बस खत्म, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं भाई, मैं कुछ स्टेटमेंट्स लेकर आया हूँ, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, तुम समझना, गेस करना, साथ साथ मैं समझाऊंगा तो और क्लैरिटी होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखी है, एक्स परचेज गुड्स ऑफ 10,000। हमने, एक्स हम है, वी आर एक्स, हम लोग एक्स हैं, तो हमने सामान खरीदा 10,000 का, हमने स्टॉक खरीदा 10,000 का। किससे खरीदा कुछ पता है? हमने नाम, अब इसको नहीं नाम लेना, हमें अपना नाम तो पता ही होगा ना यार, ऐसा थोड़ी हमें अपना नाम भी नहीं पता। हमने सामान लिया 10,000 का, किससे खरीदा पता है? क्या नेम मेंशन है? नेम इज नॉट गिवन, तो क्या बोलेंगे इसको? कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। नाम नहीं गिवन, पैसे दिए, माल उठाया, ठीक है, तो ये क्या है? एक कैश ट्रांजैक्शन है। दूसरा उठाते हैं, हम एक्स हैं, एक्स परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम वाई, कह रहे 10,000 का सामान खरीदा, किससे? वाई से खरीदा। क्वेश्चन पहले बताओ साइलेंट है कि नहीं है, कहीं पर कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा? क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन खुद से कुछ नहीं बता रहा, तो अब हमारे को गेस वर्क करना है। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो हमें अपनी एजम्पशंस पे आना है। तो नेम इज गिवन, पॉइंट 1, पार्टी का नेम गिवन है, पार्टी का नेम क्या है? वाई, तो यहाँ पे नाम गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000, एक्स हम लोग हैं, हमने माल बेचा, परचेज हो चाहे सेल हो, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ डिफरेंस नहीं है। हमने माल बेचा वाई को अगेंस्ट कैश। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो आपका है ना, साइलेंट नहीं है, यहाँ पे तुम ये तो बोलोगे कि भाई पार्टी का नेम गिवन है। ये वाले नियम जो है ये तब लगते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ये एजम्पशंस है। यहाँ पे क्वेश्चन ही साइलेंट नहीं है, यहाँ पे उसने क्लियर बोल दिया अगेंस्ट कैश, तो ये जो थर्ड ट्रांजेक्शन, ये क्या है? एक कैश ट्रांजेक्शन है। आया समझ? ये जो नियम लगते हैं तब लगेंगे अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है तब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये गेस करो खुद से, पॉज करके गेस करो, क्या कह रहा है? एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट। पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन साइलेंट है कि नहीं है? क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, ऑन क्रेडिट बोल तो दिया उसने। अब तुम ये मत बोलना भाई कि किस नेम नहीं गिवन, नेम नहीं गिवन, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट ही नहीं है। ये नियम तब के लगेंगे जब क्वेश्चन साइलेंट हो। वो तो मेंशन कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है, ऑन क्रेडिट बोल रहे हैं, यानी कि ये कैसी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। आई बात समझ की नहीं आई? ठीक है, तो ये तुम्हारे पे 4 स्टेटमेंट्स है, मैं सारा मेंशन कर देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये अपना है एक्स परचेज गुड, ये है हमारा कैश, ठीक है, एक मिनट, ये है हमारा कैश, ये वाली है क्रेडिट, ये दोनों साइलेंट थी, ये थर्ड वाली आपकी है कैश क्योंकि स्पेसिफाई करा, ये साइलेंट नहीं है, और ये क्रेडिट है क्योंकि यहाँ भी स्पेसिफाई करे। और मैं ये रूल्स में भी लिख देता हूँ, व्हेन नेम इज नॉट गिवन, जब नेम नहीं गिवन होता है तो कैश ट्रांजैक्शन की एजम्पशन लेते हैं, और जब नेम गिवन होता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एजम्पशन लेते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, स्टार्ट करते हैं आगे हम अपने एक क्वेश्चन को। ऑलराइट, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पूरा तरीके से बताऊंगा, फॉर्मेट भी, समझाना भी, सब कुछ। क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे साथ, तुम्हें बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखो हर तरीके की ट्रांजैक्शन इसमें, पहली ट्रांजैक्शन कोई भी करोगे तो आपको होगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी बिजनेस चालू कर रहे हैं तो दुकान में क्या आ रहा है? पहली चीज़ तो कैश आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000 रुपीज़, ठीक है, कैश आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम यही जो कैश है वो बिजनेस की क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों जगह इफेक्ट आएगा, इक्वल टू के लेफ्ट में भी, इक्वल टू के राइट में भी। इसको क्या, पहला अमाउंट कैश भी होता है, कैपिटल भी होता है, एसेट में भी जाएगा और कैपिटल के नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट बी, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपये। क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्लियर बोल रहा है, कैश खर्चा है हमने, तो कैश खर्चा है तो मेरा कैश कम हो जाएगा 10,000 से, और मेरे पास क्या आ जाएगा? स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग लिखो स्टॉक की, तो यहाँ पर लिखा स्टॉक, और 10,000 से मेरी दुकान में स्टॉक बढ़ गया, तो जो बढ़ गया ऐड, जो कम हो गया वो सबट्रैक्ट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे नई इक्वेशन लिखोगे, इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन,
ये आपकी सेकेंड ट्रांजैक्शन, ये न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब होता है पहली दोनों ट्रांजैक्शन होने के बाद बिजनेस के क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है। तो पहली दोनों ट्रांजैक्शन होने के बाद बिजनेस में पैसा रह गया 1,10,000 रुपये, माल आ गया दुकान के अंदर 10,000 रुपये का, बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड कितना है 1,20,000 रुपये। इस 1,20,000 का क्या मतलब है कि मैंने दुकान में अपने बिजनेस में 1,20,000 रुपये लगाए हैं, और अब ये कैसे दिख रहे हैं, 1,10,000 का मेरे पास कैश पड़े, 10,000 रुपये का मेरे पास माल पड़े। मैंने जितना पैसा लगाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, उसका स्प्रेड कैसे है, ये स्प्रेड दिख रहा है हमारे को। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रेंट रिसीव्ड। तो हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन आ गई रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड मतलब मेरे को पैसा आया। रेंट क्या होता है, आया तो पैसा ना, रेंट आया या कुछ भी आया, कमीशन नहीं, आए तो पैसे हैं। तो मेरा कैश पहले 1,10,000 था, 5,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि रेंट कितना है मेरे पास 5,000 का। अच्छा, जितने भी इनकम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, किसको इफेक्ट डालेंगे, कैपिटल को। हर चीज़ के 2 इफेक्ट होते हैं, कभी कभी 3 इफेक्ट भी होते हैं ट्रांजैक्शंस के। तो कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि रेंट हमारे पास अभी अभी आया, तो मेरी कमाई होगी ना, एक तरीके से प्रॉफिट हो गया एक तरीके से, तो कैपिटल मेरी बढ़ जाएगी। अच्छा, पहली 2 के बाद न्यू इक्वेशन, उसके बाद हर एक नई ट्रांजैक्शन के बाद फिर आपको न्यू इक्वेशन करनी पड़ेगी, बार बार न्यू इक्वेशन करनी पड़ेगी। तो 1,15,000, ये 10,000, और उसके बाद 1,25,000 रुपीज़। ठीक है, फिर है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग कैसे होगा भाई, इसका मीनिंग क्या है, ड्यू बट नॉट पेड। इसका मीनिंग क्या है, ड्यू तो हो गया है लेकिन हमने पे नहीं करना। अब कैपिटल में इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा मुझे बताओ भाई। मैंने तुम्हें ये चीज़ स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बताई थी क्लास में कि खर्चा ड्यू हो गया, आइडियली पे करना चाहिए था ना, तो आइडियली पे करना चाहिए था, तो मतलब मेरी कैपिटल कम होगी। खर्चा है तो कैपिटल कम होगी क्योंकि मुझे आइडियली पे करना चाहिए था। क्या मैंने पे करा, नहीं पे करा, तो कैश पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आज किसी की अगर सैलरी रोकी है, हम भाई अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, हम पैसे मारेंगे नहीं किसी के, हम बाद में पैसे देंगे, तो फर्म के ऊपर कर्जा चढ़ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से कि हम बाद में ये पैसा चुकाएंगे। तो नया नया कर्जा चढ़ा है, फ्रेश कर्जा है, तो 2,000 रुपये पॉजिटिव, मतलब 2,000 का कर्जा आपको दिख रहा है। इसके बाद फिर से आपको न्यू इक्वेशन बनानी है, पहली 2 के बाद न्यू इक्वेशन, उसके बाद हर एक नई ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर एसेट साइड पे तो कुछ पड़ेगा ही नहीं इफेक्ट, तो ये तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कॉपी करते हैं इसको, 2 मिनट थोड़ा सा मैं ऊपर एडजस्ट करता हूं। तो ऊपर एडजस्ट कर दिया, आंसर हमें दिख रहा है, पॉइंट्स ही दिख रहा है। ठीक है, जस्ट मैं न्यू इक्वेशन लिख रहा हूं, कैश 1,15,000 और स्टॉक मेरे पास 10,000 का है। कैपिटल मेरी कितनी दिख रही है, 1,23,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दिख रही है, 2,000 रुपीज़। ठीक है, तो इधर भी 1,25,000 का टोटल है, इधर भी 1,25,000 रुपये का टोटल है। नेक्स्ट क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने कर लिया। अच्छा, ये हमारी 4th ट्रांजैक्शन हो गई ना। ठीक है, ये हमारी 4th ट्रांजैक्शन थी। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे ना थोड़ी फॉर्मेटिंग हिल गई है, तो ये मेरी है न्यू इक्वेशन और ये है मेरी 4th ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब हम 5th ट्रांजैक्शन पर आ गए हैं। तो 5th ट्रांजैक्शन मतलब ई पार्ट पे आ गए हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, 7,000, मतलब 5,000 का सामान हमने कितने में बेचा, 7,000 में। भाई अगर तुम धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पर्पस क्या है, पर्पस है पैसा कमाना। 5,000 का माल 5,000 में बेचेंगे तो कमाएंगे क्या, ठीक है, कुछ नहीं कमाएंगे। तो 5,000 का सामान कितने में बेचा हमने, 7,000 का, तो कितना कमाया, 2,000 रुपये कमाए। तो कमाई से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रॉफिट, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल पे इफेक्ट डालेंगे। फायदे की चीजें कैपिटल बढ़ाएंगी, नुकसान की चीजें कैपिटल घटाएंगी। ठीक है, स्टॉक जो होता है ना मेरे भाई, ये हमेशा ना कॉस्ट प्राइस पर दिखता है, क्योंकि हमने ये कितने पे खरीदा है, मैंने तो कितने में खरीदा है, 5,000 पे। तो ये जो स्टॉक आपका होता है ना, ये कॉस्ट प्राइस का दिखता है। तो मैंने 5,000 का सामान बेचा है और सामने वाले से कितने लिए, नकद, कस्टमर से नकद कितना लिया, कैश कितना लिया, 7,000 रुपये। तो कैश मेरा 7,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 5th ट्रांजैक्शन करते ही हमें करनी है न्यू इक्वेशन। तो इसको फिर से ऐड करते हैं, आ जाएगा 1,22,000, फिर आएगा 5,000, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ये आएगा 1,25,000, और ये 2,000 का अपना तनख्वाह आउटस्टैंडिंग एज इट इज कॉपी करेंगे। ठीक है, जिस चीज़ में कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा उसके नीचे 0 लिख सकते हो। ठीक है, जैसे जहाँ जहाँ इफेक्ट नहीं आ रहा वहाँ आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया होगा, फॉर्मेटिंग और अच्छी हो जाएगी। अच्छा भाई, लास्ट ट्रांजैक्शन पे आ गए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपये। मुझे एक बात हो,
तुम्हारी दुकान है, वेयर हाउस है, गोडाउन है, वहां पर सामान जल गया या चोरी हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी आ सकता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट भी आ सकता है, चोरी भी हो सकता है। क्या ये फायदे की बात है? क्या ये अच्छी बात है? एज अ बिजनेसमैन क्या हमारे लिए अच्छी चीज़ हुई है? तो ये हमारा नुकसान हुआ, ऑब्वियसली बात है, एक नुकसान हो गया। तो नुकसान क्या करेगा? मेरी कैपिटल को कम करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास 5,000 का स्टॉक दिख रहा है, 5,000 में से 500 का जल गया तो मेरा स्टॉक कम हो गया ना, तो यहाँ से स्टॉक भी मुझे 500 का माइनस करना है। क्या कैश पे कोई इफेक्ट पड़ा? दुकान पर सामान जला है, बेचा नहीं है, सामान जला है, तो कैश थोड़ी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद जस्ट हमें ऐड करना है और हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपके पास हो गई 6 ट्रांजैक्शन या F ट्रांजैक्शन, और इसके बाद आ जाएगी न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन हमारी फाइनल हो जाएगी 1,22,000, 4,500, उसके बाद 1,24,500 और फिर हो जाएगी 2,000। तो एक बार ही वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका टोटल आ रहा है 1,26,500, इसका टोटल आ रहा है 1,26,500। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है दोनों साइड, LHS भी RHS भी। ठीक है, तो ऐसे बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा बैलेंस शीट, बस उसके बाद हमारा वीडियो ओवर है। एक लास्ट स्टेप रह गया बैलेंस शीट का। और बैलेंस शीट बनाते हैं, जब भी बैलेंस शीट बनाने को आएगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, लास्ट इक्वेशन की बनाते हैं बैलेंस शीट, आखिरी वाली की, जो पूरा क्वेश्चन करके आंसर आता है ना, उसकी बनाते हैं। अच्छा, पहले एक बार लिख लेते हैं, ये क्या था भाई? ये था हमारा कैश, ये था हमारा स्टॉक। ठीक है, ये क्या चीज़ थी? हमारी कैपिटल थी, और ये क्या चीज़ थी? हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। पहले तो पता होना चाहिए क्या चीज़ है, वो जो था वो ऊपर हो गया ना, ऊपर हो गया क्वेश्चन अपना, तो मैंने लिख दिया कौन सी चीज़ क्या है। देखो बैलेंस शीट बहुत ईजी है, हर क्वेश्चन की सेम बैलेंस शीट बनेगी। आपको लिखना है कॉपी में बैलेंस शीट, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं कोई भी चीज़ जब बनाते हैं, फिर लैंग्वेज लिखनी है एज एट 31 मार्च, एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा, 2025, 2024, 2022, जो भी ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखेंगे। फिर आपने ऐसे एक टी शेप बनाना है, टी अल्फाबेट होता है ना, टी शेप आपको बनाना है। और यहाँ पर आप, ये कौन सी साइड है? ये हमारी लेफ्ट है ना, ये साइड हमारी लेफ्ट है, इस लाइन के ये साइड के लेफ्ट। तो ये याद कर लेना, लेफ्ट साइड किसकी होती है? लायबिलिटीज़ की। ठीक है, लेफ्ट साइड किसकी होती है? लायबिलिटीज़ की। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। फिर ये राइट साइड जो होती है, इस लाइन के राइट वाली साइड होती है एसेट्स। ठीक है, तो ये हमारी एसेट्स हो जाएंगी। यहाँ पे अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। इसके बाद इसको क्लोज करना। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। सिंपल है, बहुत ईजी है। लैंग्वेज एज एट है, इसको चेंज मत करना, एज एट 31 मार्च, ये चेंजेस नहीं करना, नंबर कटेंगे, एज इट इज जैसे कह रहा हूँ वैसे करके आना। और किसकी अकाउंटिंग इक्वेशन? बैलेंस शीट किस अकाउंटिंग इक्वेशन की बनती है? आखिरी वाली की। ठीक है, तो एसेट्स में एसेट्स वाली साइड लिखो, कैश और स्टॉक एसेट है ना, तो यहाँ पर लिखो कैश और यहाँ पर लिखो स्टॉक। कितना कैश है हमारे क्वेश्चन में? 1,22,000। तो अमाउंट के कॉलम में लिख दो 1,22,000 और स्टॉक लिख दो 4,500। तो ये मैंने लिख दिया 4,500। ठीक है, इधर देखो भाई लाइबिलिटीज, मेरे पास क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी और कैपिटल। ठीक है, तो पहले मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लेता हूँ। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चाहे कैपिटल पहले लिखे, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, स्वैप करके लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने पास है 2,000 रुपये और कैपिटल अपने पास है 124,500। ठीक है, तो जैसी वैल्यूज लिखोगे, देखो लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल का नेचर ना लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी साइड पे ये RHS उतारनी है। बेसिकली जो RHS है ना तुम्हारी इक्वल टू के राइट साइड, वो सारी लाइबिलिटीज में उतारनी है। जो तुम्हारी LHS है, LHS तुम्हारी पूरी एसेट्स में उतारनी है। आया समझ? ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी सारी की सारी, और ये वाली आइटम्स सारी की सारी यहाँ जाएंगी। ठीक है, कॉपी पेस्ट, कोई दिमाग नहीं लेना, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद लास्ट स्टेप है टोटल का। यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उनको ऐड कर देना। ठीक है, और यहाँ जितनी चीज़ें लिखी हैं उनको ऐड कर देना, और किसी भी साइड को ऐड करना, दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा, अलग आएगा तो गलती करिए तुमने। ठीक है, 126,500 आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है 126,500, और ये टोटल जिस लाइन में होगा ना कॉपी में, उसके पैरेलल होनी चाहिए ये वाला टोटल, ये टोटल और ये टोटल आमने सामने होने चाहिए। ये नहीं कि ये टोटल यहाँ और एक इसका टोटल ऊपर है, ऐसा नहीं, आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारा डन है। TS अग्रवाल के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और अगर सोल्यूशंस चाहिए बुक के तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ, सारे सोल्यूशन मेरे हैंड रिटन सोल्यूशन
तुम्हारे को बुक के मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे, तो वहाँ पर जल्दी जल्दी जाके फॉलो करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।